दोस्तों, क्या हुआ तलाक के 3 साल बाद तलाकशुदा पति जब अपने बीएमडब्ल्यू कार से चंडीगढ़ जा रहा होता है, तब अपने पत्नी को प्रयागराज के कुंभ के मेले में भीख मांगते हुए देख लेता है। दोस्तों, यह बात है 10 जनवरी 2025, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां केवल 5 दिनों में कुंभ मेला शुरू होने वाला था। एक चौराहे पर जाम लगा हुआ था। नीरज जैन, जो किसी काम से अपनी बीएमडब्ल्यू कार से चंडीगढ़ जा रहे थे, उसी जाम में फंस गए थे। नीरज जैन ने देखा कि उनकी गाड़ी के आसपास कुछ महिलाएं खड़ी थीं, जो गंदे कपड़े पहने हुए थीं। नीरज बहुत ही दयालु इंसान थे, तो उन्हें लगा कि ये महिलाएं भीख मांगने आई हैं, जैसा कि अक्सर चौराहों पर देखा जाता है। जैसे ही गाड़ी रुकी, नीरज ने शीशा नीचे किया और अपनी जेब से पर्स निकालकर उसमें से कुछ नोट निकाले। उन्होंने उन महिलाओं को एक एक ₹1000 दे दिए। कुछ देर बाद जाम खुलने पर नीरज ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, अचानक नीरज ने देखा कि एक महिला उनकी कार के पास आकर खड़ी हो गई है और खिड़की पर हाथ मारते हुए कह रही है, बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। नीरज ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह महिला उन्हें जानती है। उन्होंने तुरंत कार का शीशा और नीचे किया। इसके बाद महिला दौड़ते हुए जाकर कार के पास रुक गई। महिला ने सर अंदर डालते हुए कहा, बाबूजी, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। नीरज हैरान होकर उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? चारों ओर कुंभ मेला लगने की तैयारियों का उत्साह था। इसी बीच वह महिला नीरज से कहती है, क्या तुम नीरज हो? नीरज हैरान होकर जवाब देते हैं, हाँ, मैं नीरज हूं। इसके बाद नीरज महिला से पूछते हैं, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? दोस्तों, यह महिला कोई और नहीं, बल्कि नीरज जैन की तलाकशुदा पत्नी शिल्पा थी। दोनों का तलाक लगभग 3 साल पहले हो चुका था और दोनों एक दूसरे को छोड़ चुके थे। नीरज फिर शिल्पा से पूछते हैं, दामिनी, तुम तो पहले अच्छे खासे घर की लड़की थी, सम्मानित थी। जब हमारा तलाक हुआ था, तब तुमने मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसे मैंने चुका भी दिया था। तो अब ये क्या हाल बना लिया है? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई हो? आज सड़क पर भीख क्यों मांग रही हो? यह सुनकर शिल्पा कहती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। नीरज ने कहा, तुम मेरी कार में बैठ जाओ, पीछे वाली सीट पर बैठो। जैसे ही शिल्पा कार में बैठती है, पास में खड़े कुछ दुकानदारों को यह देखकर संदेह होता है। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी इस गरीब महिला को किडनैप करके ले जा रहा है। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो जाती है और पूरे बाजार में हलचल मच जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह बड़ा आदमी और गरीब महिला कहां जा रहे हैं। दोस्तों, जब शिल्पा नीरज की कार में बैठ रही होती है, तो आसपास खड़े 3-4 भिखारी यह देखकर हैरान होते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि आखिर शिल्पा इस अमीर आदमी की कार में क्यों बैठ रही है। मेला की तैयारियों के बीच जो दुकानदार आसपास खड़े थे, वे भी यह सब देखकर एकजुट हो जाते हैं। पूरी बाजार में हलचल मच जाती है और लोग शिल्पा से पूछते हैं। शिल्पा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति नीरज जैन हैं। मुझे ये जबरदस्ती नहीं ले जा रहे, बल्कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आ रही हूं। नीरज शिल्पा को अपनी कार से उतारकर एक होटल में ले जाते हैं। वहां वे उसे आराम से बैठाते हैं और ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, जाओ, मार्केट से इनके लिए एक चप्पल की जोड़ी और कुछ अच्छे कपड़े खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत अपनी बात मानते हुए पास के एक मार्केट से कपड़े खरीद कर लाता है। तब तक होटल में बैठे बैठे नीरज और शिल्पा के बीच कुछ बातचीत होती है और नीरज धीरे धीरे शिल्पा से उसके स्थिति के बारे में पूछता है। नीरज अपनी तलाकशुदा पत्नी शिल्पा से कहते हैं, शिल्पा, तुम होटल के अंदर जाओ और नहा करके आओ। शिल्पा नहा करके जब नए कपड़े पहनकर बाहर आती है, तो वो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। नीरज उसे देखकर हैरान रह जाता है। फिर नीरज फिर शिल्पा से कहते हैं, देखो, मैं अभी किसी जरूरी काम से चंडीगढ़ जा रहा हूं। अगर तुम मुझे अपना पता बता दो, मैं चंडीगढ़ लौटने के बाद तुमसे मुलाकात करूंगा। शिल्पा कहती है, ठीक है। फिर नीरज चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। चंडीगढ़ में दिन भर काम निपटाने के बाद नीरज अगले दिन चंडीगढ़ से लौटते हैं और शिल्पा द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि शिल्पा वहां है ही नहीं, बल्कि वह फिर से भीख मांगने के लिए निकल चुकी है। नीरज फिर से प्रयागराज के उस चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पहले दिन शिल्पा भीख मांगते हुए दिखी थी। नीरज अपनी कार से उतरकर थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं। कुछ ही देर बाद वह शिल्पा को फिर से भीख मांगते हुए देखते हैं। नीरज उसे अपनी कार में बैठाकर उसी किराए के मकान पर पहुंच जाते हैं जहां शिल्पा अब रहती है। नीरज शिल्पा के किराए के मकान के अंदर देखता है कि मकान की दीवार पर उनकी और शिल्पा की एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई है। इसे देखकर नीरज काफी हैरान हो जाता है। वह शिल्पा से पूछता है, दामिनी, हमारा तलाक तो 3 साल पहले हो चुका है। हमारा रास्ता अलग हो चुका है। सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था।
फिर ये तस्वीर क्यों लगाई है? यह सुनकर शिल्पा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, देखो, मैंने तुमसे तलाक तो दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मुझे तो कभी तलाक देना ही नहीं था। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना शादी के पहले करती थी। नीरज हैरान होकर पूछते हैं, अगर ऐसा था तो फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया? शिल्पा कहती है, दरअसल मेरे जीजा और मेरा पिता ये सब बहुत लालची थे। नीरज, तुम एक बड़े बिजनेसमैन थे, तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति और पैसा था। जब शादी हो गई तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरे जीजा और परिवार वाले मुझे दबाव डालने लगे कि तलाक लो और पैसे की मांग करो। वे चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास से बहुत सारा पैसा ले लूं। मेरे जीजा ने यह सब कुछ इस तरह से किया कि परिवार वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वे मुझे तलाक देने के लिए उकसाते थे और पैसे की डिमांड करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात और बिगड़ते गए और फिर हम दोनों के बीच तलाक हो गया। मेरे जीजा और मेरे परिवार को यह पता था कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो वे मुझ पर दबाव डालते गए। मुझे यह सब सहना पड़ा क्योंकि मेरे परिवार वाले सिर्फ पैसा चाहते थे। शिल्पा रोते हुए कहती है, मैं भी अपने माता पिता और भाई के कहने पर यह सब करती रही और आखिरकार कोर्ट में हमारे तलाक का फैसला हो गया। मैंने अपने परिवार के कहने पर तुम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। फिर हमारे बीच का रिश्ता भी टूट गया। तुमसे मिले सारे पैसे मेरे नाम से खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसके बाद धीरे धीरे मेरे जीजा ने मुझे समझाया, शिल्पा, अब तुम्हारा तलाक हो चुका है। ऐसे में अब कोई भी लड़का तुम्हारे साथ शादी करने से हिचकिचाएगा। तुम्हें सबसे पहले तो एक छोटा सा घर बनवाना होगा, प्लॉट और जमीन खरीदनी होगी ताकि कोई लड़का या उसका परिवार तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर सके। मेरे जीजा और परिवार वालों ने मिलकर मुझे 90 लाख रुपए में एक प्लॉट दिलवाया। फिर मेरे इकलौते भाई ने भी शादी कर ली। शादी के बाद उसकी पत्नी से मेरी नहीं बन रही थी और मेरे घर वाले भी धीरे धीरे मुझे चिढ़ने लगे और मेरे पास जितने पैसे बचे थे वह भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ चुका था कि उसने अपने परिवार को अपनी ही गलतियों से तोड़ दिया। इसके बाद मैं अपने जीजा के पास गई, लेकिन वह भी मुझे कहता है, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। जब तुम अपने पति के साथ नहीं रह सकी तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? इसके बाद मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा तो मैं एक दिन सड़क पर दर दर भटक रही थी। तभी मुझे भिखारी मिले। उनके साथ ही मैं रहने लगी और धीरे धीरे अपना गुजारा करने के लिए उनके साथ भीख मांगने लगी। और इस तरह से तुम अचानक मुझे प्रयागराज की इस कुंभ के मेले में दिखे। शिल्पा ने जब पूरी कहानी नीरज को सुनाई तो नीरज की आंखों से आंसू गिरने लगे। शिल्पा ने नीरज से पूछा, मां का क्या हाल है? वह मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। नीरज ने कहा, मां आज भी वैसी ही हैं। वह तुम्हें अब भी याद करती है। शिल्पा ने नीरज से कहा, अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हों, तो हम अब भी एक हो सकते हैं। नीरज ने कहा, कानूनी और धार्मिक रूप से हम अलग हो चुके हैं। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहा, ये पैसे रखो, तुम्हारा हर महीने का खर्चा मैं देता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नीरज ने शिल्पा को पैसे दिए और खुद अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही वह कार में बैठता है, शिल्पा उसके पैरों को पकड़कर रोने लगती है। नीरज का दिल पिघल जाता है। वह कहता है, एक बार मुझे अपनी मां से बात कर लेने दो। अगर वह तुम्हें माफ करने को राजी हो जाएगी तो मैं तुम्हें हंसी खुशी यहां से ले जाऊंगा। नीरज अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपनी मां को कॉल करता है। वह कहता है, मां, शिल्पा मिल गई है और वह अपनी गलतियों की माफी भी मांग रही है। मां खुशी से कहती है, बेटा, मुझे शिल्पा से बात कराओ। जब नीरज घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी मां ने पूजा की थाल सजाई है और अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जब शिल्पा घर आती है तो मां उसकी आरती करती है और दोनों गले मिलती हैं। मां नीरज से कहती हैं, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह भी इंसान है और गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दो। नीरज अपनी तलाकशुदा पत्नी शिल्पा को माफ कर देता है। फिलहाल दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।